हेलो दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन सिनेमा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिंदी सिनेमा के 5 ऐसे अभिनेता, कोई बेमिसाल कॉमेडियन, कोई बेजोड़ हीरो, कोई बेहतरीन चरित्र अभिनेता, मगर पांचों को और ज्यादा की चाह ने कंगाली में मार डाला। ऐसे ऐसे करोड़पति कलाकार जिनको उनके लालच ने इस तरह बर्बाद किया, बेहाली में दर्दनाक मौत हो गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मगर इससे पहले आपने हमारे चैनल इंडियन सिनेमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ सबसे पहले उस अभिनेता की कहानी जिसने राजेश खन्ना से पहले बॉलीवुड को फिल्मों की सिल्वर जुबली बनाना सिखाया था, जिसकी फिल्में टॉकीज में लगती तो फिर ऐसी लगती 25 हफ्तों तक ना दर्शक आना बंद करते और ना ही सिनेमा का मालिक फिल्म बदलता। हम बात कर रहे हैं राजेंद्र कुमार तुली जी की। 20 जुलाई 1929 को जन्मे राजेंद्र कुमार 50 रुपए लेकर मुंबई पहुंचे थे हीरो बनने। राजेंद्र कुमार को फिल्मों में काम करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। वह हीरो बनने का ख्वाब लिए जिस वक्त मुंबई आए थे, उस समय उनकी जेब में मात्र 50 रुपए थे, जो उन्हें पिता से मिली घड़ी को बेचकर मिले थे। गीतकार राजेंद्र कृष्ण की मदद से उनको 150 रुपए सैलरी पर डायरेक्टर HS रवेल के सहायक के तौर पर काम मिला था। 1950 में आई फिल्म जोगन में राजेंद्र कुमार को काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में उनके साथ दिलीप कुमार लीड रोल में थे। 1950 से 1957 तक राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में छोटे से रोल के बावजूद उन्हें पसंद किया गया। साल 1959 में आई फिल्म गूंज उठी शहनाई बतौर लीड एक्टर राजेंद्र कुमार की पहली हिट साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने धूल का फूल 1960 में, मेरे महबूब 1963, आई मिलन की बेला 1964, संगम 1964, आरजू 1965, सूरज 1966 आदि सफल फिल्मों में काम किया। फिल्मों की कामयाबी को देखते हुए उनके फैंस ने उनका नाम जुबली कुमार रख दिया था, क्योंकि उनकी फिल्में 25 हफ्तों तक सिनेमा घरों में चलती रहती थी। 70 के दौर में उनका रंग फीका पड़ने लगा और माली हालत भी खराब होने लगी। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राजेंद्र कुमार को अपना बंगला डिम्पल बेचना पड़ा था। बता दें कि 1960 के शुरुआत में राजेंद्र कुमार ने बांद्रा के काटर रोड पर समुद्र किनारे बने इस बंगले को 60,000 रुपए में एक्टर भारत भूषण से खरीदा था। उन्होंने इसे नया रूप देकर इसका नाम अपनी बेटी डिम्पल के नाम पर रखा था। इस बंगले में आते ही राजेंद्र कुमार को सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। इस कारण यह बंगला लक्की माना जाता था। राजेश खन्ना को जब यह पता लगा कि राजेंद्र कुमार इसे बेच रहे हैं, तो उन्होंने इसे तुरंत खरीदने का फैसला कर लिया था। बंगला खरीदने के बाद राजेश खन्ना ने इसका नाम आशीर्वाद रख दिया। राजेश खन्ना के लिए यह बंगला काफी लकी साबित हुआ। उन्होंने इसमें शिफ्ट होने के बाद एक के बाद एक 15 हिट फिल्में दी थीं। यही वजह है कि उन्हें यह बंगला बेहद प्यारा था। जिंदगी का अंतिम वक्त भी उन्होंने इसी बंगले में काटा था। 18 जुलाई 2012 को उनकी मौत के बाद इसे बेच दिया गया था। इसे 90 करोड़ रुपए बिजनेसमैन किरण शेट्टी ने खरीदा था। तो आपको बता दें, लक्की बंगला बिका तो रात भर रोते रहे थे राजेंद्र कुमार। 70 का दशक आते आते राजेंद्र कुमार के करियर का बुरा दौर शुरू हुआ। उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई और नए ऑफर मिलने भी बंद हो गए। आर्थिक तंगी का दौर आना शुरू हुआ तो राजेंद्र कुमार को ना चाहते हुए भी बंगला बेचना पड़ा। जैसे जैसे ही राजेश खन्ना को पता चला कि वो फेस बंगला बिक रहा है, तो वो तुरंत 60,000 रुपए
लेकर राजेंद्र के पास पहुंच गए और बंगला खरीद लिया। जिस दिन वो लक्की बंगला बिका उस रात राजेंद्र कुमार रात भर रोते रहे और 12 जुलाई 1999 को 72वें जन्मदिन के ठीक 8 दिन पहले राजेंद्र कुमार का निधन हो गया। राजेंद्र कुमार की जिंदगी के आखिरी 2 साल बेहद दर्दनाक रहे। आखिरी समय में राजेंद्र कुमार इतना परेशान रहने लगे कि उन्होंने इलाज करवाने और दवाई खाने से साफ इनकार कर दिया। 11 जुलाई को बेटे कुमार गौरव के बर्थडे के दिन राजेंद्र कुमार सोने गए और अगले दिन उठे ही नहीं, उन्हें नींद में ही हार्ट अटैक आया था। नंबर 2, भरत भूषण का पूरा नाम भरत भूषण गुप्ता था। इनका जन्म 14 जून 1920 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1941 में फिल्म चित्रलेखा से उन्हें फिल्मों में डेब्यू करने का मौका मिला। 1941 में रिलीज हुई फिल्म भक्त कबीर के लिए उन्हें भी काफी सराहना मिली। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने तकरीबन 10 साल का संघर्ष किया। साल 1952 में आई फिल्म बिरजू बावरा से उन्हें वो मुकाम मिला जिसके वो हकदार थे। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी की आवाज के गाने भरत भूषण पर काफी जचे। इसके अलावा उन्हें कवि कालिदास, तानसेन, कबीर, मिर्जा गालिब जैसी आइकॉनिक किरदार निभाने और 60 के दशक के टॉप एक्ट्रेस में शुमार हो गए। मधुबाला के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी काफी पसंद की गई। दोनों ने बरसात की रात, फागुन और गेट ऑफ इंडिया जैसी फिल्मों में काम किया। एक गलत फैसला और बर्बाद हो गया भरत भूषण। 60 का दशक वो दौर था जब भरत भूषण अपने करियर के पीक पर थे। देखते ही देखते उन्होंने मुंबई में कई बंगले खरीद लिए। उन्होंने सबसे पहले मुंबई के पॉश इलाके में बना आशीर्वाद बंगला खरीदा था, जिसे उन्होंने बाद में राजेंद्र कुमार को बेच दिया था। राजेंद्र कुमार के लिए यह बंगला लक्की साबित हुआ था। इस लक्की बंगले को फिर राजेश खन्ना ने खरीदा था। भरत भूषण ने मुंबई में कई प्रॉपर्टीज खरीदे और उनके पास कई महंगी कार का कलेक्शन भी था। उनके पास 1 लाख किताबों का कलेक्शन था क्योंकि उन्हें किताब पढ़ने का बहुत शौक था। भरत भूषण अपनी लाइफ में बेहद खुश थे, लेकिन तभी एक गलत फैसले ने उन्हें अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया। दरअसल उनके भाई रमेश चंद्र गुप्ता ने उन्हें फिल्मों में पैसे लगाने का आइडिया दिया। भरत भूषण उनकी बात मान गए और 2 फिल्मों बसंत बहार और बरसात की रात में पैसा लगा दिया। यह फिल्म सुपरहिट रही और भरत भूषण और मालामाल हो गए। इसके बाद भाई ने उन्हें फिल्मों में और ज्यादा पैसा लगाने के लिए कहा। इस बार भी भरत भूषण ने उनकी बात मान ली और पैसा लगा दिया, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। जिन फिल्मों पर भी पैसा लगाए वो सभी फ्लॉप हो गईं और भरत भूषण कंगाल हो गए। उन्हें अपनी प्रॉपर्टीज और कार तक बेचनी पड़ गईं क्योंकि उनके पास गुजर बसर करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उनका एक्टिंग करियर भी डाउनफॉल जा चुका था और कमाई का कोई जरिया नहीं था। बता दें आपको, पेट पालने के लिए जूनियर आर्टिस्ट तक बन गए। एक इंटरव्यू में भरत भूषण ने अपने कंगाली के दिनों के बारे में बात की थी और कहा था कि बुरे दिनों में जब उनके पास कोई काम नहीं था तो एक प्रोड्यूसर ने उनसे आकर कहा कि मेरी फिल्म में एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल है, अगर तुम करना चाहो तो सेट पर आ जाना। मेरे पास कोई चारा नहीं था और एक वक्त की रोटी के लिए मुझे वो रोल करना पड़ा था। अंतिम समय में कहा था, जीना सबको नहीं आता और मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जनवरी 1992 को जब उनका निधन हुआ था तो उनकी अर्थी को कंधा देने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन बेटी अपराजिता के मुताबिक ऐसा नहीं था और उनका अंतिम संस्कार अच्छे से किया गया था। नंबर 3, क्रिमिनल 1 बॉलीवुड में हिट हुए थे भगवान दादा, फिर नोटों की बारिश ने कर दिया ऐसा हाल। भारतीय सिनेमा में अपना अहम योगदान देने वाले भगवान दादा का नाम जब भी लिया जाता है उनका कॉमेडी और डांस स्टाइल ज़हन में उभर आता है। वहीं भगवान दादा को हिंदी सिनेमा के पहले एक्शन और डांसिंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है। 1 अगस्त 1913 को जन्मे भगवान दादा के पिता एक टेक्सटाइल मिल में काम करते थे और उनके घर के हालात भी ठीक नहीं थे। ऐसे में बचपन से ही अभिनय के शौकीन भगवान दादा ने शुरुआती दिनों में घर में आर्थिक मदद के लिए मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया था।
हालांकि वह सिनेमा के प्रति अपने प्यार को नहीं भुला पाए और फिर मूक सिनेमा के दौर में क्रिमिनल से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। उनकी पहली बोलती फिल्म हिम्मत ए मर्दाना थी जो 1934 में रिलीज हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे वह अपने शानदार अभिनय के चलते लोगों के बीच मशहूर होने लगे। भगवान दादा ने फिल्मों में एक्टिंग के साथ ही उन्हें प्रोड्यूस करना भी शुरू कर दिया था। साल 1951 में उन्होंने अलबेला का निर्माण किया, जिसका गाना शोला जो भड़के आज भी काफी फेमस है। यही नहीं, गाने में डांस की कमी होने के बाद उन्होंने इसमें फाइटर्स का इस्तेमाल किया था। ऐसे में कभी मजदूरी कर अपना गुजारा चलाने वाले भगवान दादा खूब कमाई करने लगे थे। उस दौर में उनके पास 7 कार थी, जिन्हें वो हफ्ते में एक दिन सेट पर लेकर जाते थे। चौल में बीता था आखिरी समय। भगवान दादा की संपत्ति बढ़ती जा रही थी और उनकी फिल्में अभी अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं। एक फिल्म तो नोटों की बारिश कराने के लिए भगवान दादा ने असली नोटों का इस्तेमाल किया था, जिसके प्रोड्यूसर वह खुद थे। हालांकि समय ने करवट ली और भगवान दादा की फिल्में असफल होने लगी। इसका असर यह हुआ कि उन्हें अपना जुहू स्थित बंगला और कार बेचनी पड़ी। धीरे धीरे भगवान दादा की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपना आखिरी समय चौल में बिताना पड़ा। इसके बाद 4 फरवरी 2002 को दिल का दौरा पड़ने के बाद भगवान दादा का निधन हो गया। नंबर 4, मोहन चोटी हिंदी सिनेमा के एक हास्य अभिनेता थे, जिन्होंने 1954 से 1992 तक बड़ी संख्या में फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने महमूद तून आदि जैसे अन्य अभिनेताओं के साथ दर्शकों का मनोरंजन किया और सभी का प्यार और प्रशंसा अर्जित की। उनका जन्म वर्ष 1939 में मोहन आत्माराम देशमुख के रूप में हुआ था। उन्होंने 1954 में फिल्मों में प्रवेश किया। उन्होंने देवदास, मुसाफिर, चलती का नाम, गाड़ी कागज जैसी फिल्मों में काम किया। 1949 में फिल्म धूल का फूल में मोहन चोटी ने मुख्य जोड़ी राजेंद्र कुमार और माला सिंह के साथ जग्गू नाम था किरदार अभिनय किया था निर्देशक यश चोपड़ा के साथ। कॉमेडी फिल्म चलती का नाम, गाड़ी में किशोर कुमार और मधुबाला की जोड़ी मुख्य थी। साल 1983 में राजेश खन्ना जीनत अमान की हिट फिल्म जानवर में मोहन चोटी ने भी काम किया था। साल 1989 में देवन वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म दाना पानी में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ अभिनय किया। साल 1992 में उन्होंने संजय दत्त, माधवी, किमी कटकर आदि के साथ फिल्में तरफिरा में अभिनय किया था और मोहन चोटी का 52 वर्ष की आयु में ही 1 फरवरी 1992 को मुंबई में निधन हो गया था। नंबर 5, फिल्में पिटी तो कैलाश पर्वत चले गए थे। प्रेमनाथ डिप्रेशन के बाद किया ऐसा कमबैक, बन गए सबसे महंगे एक्टर। प्रेमनाथ ने छोटे मोटे किरदारों से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने अपनी छाप विलन के किरदारों से छोड़ी। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर प्रेमनाथ 50 और 60 के दशक में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर बन गए थे। उन्होंने सबसे ज्यादा फीस के मामले में भी दिलीप कुमार और देवानंद जैसे स्टार्स को पीछे छोड़ दिया था। उस समय देवानंद को 35,000 रुपए मिलते थे, जबकि प्रेमनाथ जी को यानी राज कपूर सिर्फ 75,000 रुपए बतौर फीस लेते थे कि दिलीप कुमार एक फिल्म के लिए 50,000 रुपए फीस लेते थे। प्रेमनाथ 1948 में फिल्म अरिजीत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म फ्लॉप रही, पर इसकी वजह से प्रेमनाथ की चर्चा होने लगी थी। इसके बाद राज कपूर ने प्रेमनाथ को अपनी 2 फिल्म आग और बरसात में मौका दिया। यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रहीं और इन्होंने प्रेमनाथ को बड़ा स्टार बना दिया। साल 1951 में आई फिल्म बादल ने प्रेमनाथ को वह स्टारडम दिलाया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इस फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता ने प्रेमनाथ को करियर ही पलट दिया। प्रेमनाथ के पास फिल्मों की बाढ़ आ गई। उन्होंने अगले 30 साल तक कई फिल्में की। इनमें से कुछ फिल्में तो ऐसी रहीं जिन्होंने ऐतिहासिक सफलता बटोरी। हालांकि ऐसा भी दौर आया जब प्रेमनाथ का करियर ढलने लगा, उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। बताया जाता है कि प्रेमनाथ डिप्रेशन में रहने लगे थे। फिल्में ना चल पाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे।
तब एक दिन वह कैलाश पर्वत निकल गए। इस पर उन्होंने बाद में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी जिसका नाम कैलाश दर्शन था। लेकिन प्रेमनाथ कुछ साल बाद वापस लौट आए और 70 के दशक में पूरे दखमक के साथ वापसी की। प्रेमनाथ जी का 1992 में निधन हो गया था। उन्होंने जिस तरह से अपने दम पर बॉलीवुड में पहचान बनाई, फ्लॉप फिल्मों के बाद भी खुद को गिरने नहीं दिया।